हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है। अगर आपने वो वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उस वाले पार्ट को देखें, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखें। तो इस वाले पार्ट में हम 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कवर करेंगे, जिसमें से पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, जैसे अपन पैनक्रियास कहते हैं। दूसरी है अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। तीसरी है वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्रंथि, और चौथी है अंडाशय या ओवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं। यानी जो अग्नाशय है वो एंजाइम भी अपने आप से निकालती है और हार्मोन को भी निकालती है। तो एंजाइम को निकालने के लिए इसमें कुछ ऐसी नई प्रकार की विशेष कोशिकाएँ होती हैं जो एंजाइम निकालती हैं, और इन्हीं ऐसी नई प्रकार की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ द्वीप के समान कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे एंजाइम निकलते हैं। जो द्वीप के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इन कोशिकाओं की खोज की थी, इसलिए इन्हें लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं। और इन लैंगरहैंस के द्वीप के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएँ हमें देखने को मिलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो कोशिकाएं होती हैं उनसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फ़ा, बीटा और गामा या डेल्टा भी कहते हैं। अल्फ़ा कोशिकाओं से ग्लूकागोन नामक एंजाइम निकलता है। अल्फ़ा कोशिकाओं से ग्लूकागोन नामक एंजाइम निकलता है। यह हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक खाद्य पदार्थ ही होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ग्लाइकोजन से ऊर्जा मिल जाती है। ग्लाइकोजन के ऐसे मानो कि जैसे हमारे घर पे जो बना हुआ खाना होता है, जब हमें भूख लगती है तो हम उस भोजन को खा के एनर्जी ले लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। इसी प्रकार ग्लाइकोजन भी हमारी बॉडी में इसी प्रकार काम करता है। तो जो ग्लूकागोन नामक एंजाइम है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब बीटा जो कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक एंजाइम निकलता है। इंसुलिन ग्लूकागोन का जस्ट अपोजिट है। ग्लूकागोन तो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इंसुलिन एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये करता है। और ये जो जब बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन तो कम मात्रा में निकलता है। अब जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, यानी टाइम से निकलेगा, तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब इंसुलिन ही कम मात्रा में निकलता है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़, अब जो डायबिटीज़ शब्द है इसे पूरा बोला करें, ये डायबिटीज़ ना होकर ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, सॉरी डायबिटीज़ मेलिटस एक पूरा शब्द है। ये वाला जैसे कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब मधुमेह की बीमारी हो जाती है, मीठा मीठा खा नहीं सकते हैं, तो वो तो होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। लेकिन एक डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि हमारे बॉडी से पानी जो है ज़्यादा मात्रा में निकलता है मूत्र के द्वारा। जब मूत्र बार बार आता है तो उसको कहते हैं अपन डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो इंसुलिन की अल्पता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। अब ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों संयुक्त रूप से हमारे रक्त में ग्लूकोज या शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। यानी ग्लूकागोन जो है वो तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों सम्मिलित रूप से हमारे ब्लड के अंदर शर्करा के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और हमें डायबिटीज़ नहीं होती है जब ये प्रॉपर मात्रा में निकलते हैं। तो इसी प्रकार ये तीसरी प्रकार की और कोशिकाएं होती हैं इस अग्नाशय के अंदर ही, ये आप येलो कलर टाइप की सी होती हैं। तो इन डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टेटिन नामक एंजाइम निकलता है।
सोमेटोस्टेटिन एंजाइम क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एंजाइमों के निकलने को रोकता है, निकलने नहीं देता, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलने देगा, ना ही कम मात्रा में निकलने देगा, ठीक है। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन नामक एंजाइम है इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक एंजाइम के निकलने को रोकता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगली ग्रंथि आती है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है, वृक्क के ऊपर होती है, तो इस वजह से अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से, इसलिए इसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब जब एड्रिनल ग्रंथि को अपन इस तरीके से खड़ी काटते हैं, इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसके दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो वाइट वाला पार्ट है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, इसे हिंदी में वल्कोट भी कहते हैं। और बीच में जो ग्रे कलर का जो पार्ट है, कत्थई कलर का, इसको कहते हैं मेडुला। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला जो एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, दूसरा हो जाएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, और तीसरा एंजाइम हो जाएगा आपका लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन हो जाएगा तीसरा। इनके बारे में अपन पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं, इस ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। जीवन रक्षक ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो संकट के समय इंसान को बचाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। तो वल्कुट से या कोर्टेक्स वाले पार्ट से 3 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और तीसरा है लिंग हार्मोन। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, ये हमारे रक्त और किडनी के अंदर खनिज आयनों की सांद्रता का नियंत्रण करता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको बैलेंस बनाए रखता है, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, इन सभी को बैलेंस बनाने का काम करता है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर किसी भाग में, किसी ऊतक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो ये वाला जो हार्मोन है एंटीबॉडी बनाने को रोकता है, ये वाला हार्मोन, ठीक है। तीसरा है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन भी एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, सेक्स हार्मोन भी किस ग्रंथि से निकलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से। आप कहेंगे सेक्स हार्मोन तो वृषण या टेस्टिज, ओवरी, इन ग्रंथियों से निकलते हैं, मैंने कहा उनसे भी निकलते हैं, लेकिन इन ग्रंथियों से भी ये हार्मोन निकलते हैं, इनसे बस थोड़ी सी कम मात्रा में निकलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से 3 प्रकार के लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलते हैं। बात करते हैं एंड्रोजन की। एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन एक ही हार्मोन के नाम हैं। अब ये करते क्या हैं, तो कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन की वजह से 3 प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला जो रोग है वो है एड्रिनल विरलिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पुरुषों के अंदर महिला वाले लक्षण आ जाते हैं, जैसे अभी मेरे दाढ़ी मूंछ आ रही है, जिसको ये एड्रिनल विरलिज्म डिजीज़ हो जाती है, तो उसके ना तो दाढ़ी मूंछ आएगी, आवाज़ पतली होगी, जननांगों का विकास नहीं होगा, त्वचा कोमल होगी, लड़कियों वाले लक्षण दिखाई देंगे उसके अंदर। कौन से लक्षण, लड़कियों वाले। दूसरा है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया है, इसमें महिलाओं के अंदर पुरुषों वाले लक्षण आ जाते हैं। महिला, कई बार आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनके मूंछ वगैरह आ जाती हैं, आवाज़ थोड़ा भारी होती है, बेकार से लगती है, मतलब मर्दों जैसी स्किन होती है उनकी, तो ये गायनोकोमेस्टिया उनको डिजीज़ हो जाती है, तो ये उस वजह से होता है। तीसरा है एडिशन का रोग। अब इस रोग में क्या होता है कि बॉडी से जो वाटर है यूरिन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, वो एडिशन का रोग होता है। मैंने आपको एक और बताया था डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर भी बार बार यूरिन आने की वजह से मूत्र के माध्यम से जल की शरीर से ज़्यादा मात्रा में हानि होती है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद आते हैं मेडुला। तो अधिवृक्क मृदांश द्वारा स्रावित हार्मोन, यानी मेडुला के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो पहला जो हार्मोन है वो है एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कोटेकोलमीनस कहते हैं। इनको मिक्स रूप में क्या कहेंगे, कोटेकोलमीनस एंजाइम कहते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से।
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी की कंडीशन में अधिक ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, उस कंडीशन में तेज़ी से निकलते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर आपको कोई एक दे दिया जाए तो एड्रेनलिन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो मेडुला वाला पार्ट है, इस मेडुला वाले भाग को अपन 3F ग्रंथि कहते हैं। 3F ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इमरजेंसी आती है, जब भी खतरा लगता है, तो हम 3 तरीके से रिएक्ट करते हैं। या तो हमें फियर लगता है, डर लगता है, तो डर लगेगा, या तो अपन वहाँ से पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे, फ्लाइट कर जाएंगे, भाग जाएंगे, या फिर हम उस कंडीशन से लड़ेंगे, उस इमरजेंसी का सामना करेंगे। ठीक है, फ्लाई करेंगे या फिर फाइट करेंगे। ठीक है, तो फियर, फ्लाइट और फाइट तीनों को सम्मिलित रूप से अपन 3F कहते हैं। तो इस ग्रंथ जो मेडुला वाला पार्ट है, इसको 3F ग्रंथि कहते हैं, इस वजह से, क्योंकि इससे क्या हमसे हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इमरजेंसी की कंडीशन में शुगर, स्ट्रेस, साल्ट और सेक्स हार्मोन का कंट्रोल करती है। क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना, तो हमारा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको कंट्रोल में जो लाने का काम किया जाता है, वो उसी मेडुला वाले पार्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वृषण ग्रंथि के बारे में। तो जो वृषण होते हैं वो पुरुष के अंदर होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। उदर गुहा यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। इनके अंदर स्पर्म्स का निर्माण होता है, जो एक नर जनन कोशिका होती है। ठीक है, इन्हीं वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जो एक सेक्स हार्मोन है पुरुष के अंदर, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो पुरुष में वृषण की अंतराली कोशिकाएं, ये लीडिंग कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। तो अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, का स्राव होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इधर देखें आप, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, इसके अंदर होती हैं लीडिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर, और इन लीडिंग सेल्स से ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे अपन एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। और इन्हीं सेल्स से आपका जो स्पर्म है उनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है, पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसे मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, तो मैं लड़का हूँ या लड़की, आप मुझे बता देंगे सर आप तो लड़के हैं। तो ये जो सभी जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं मेरे अंदर लड़कों वाले, ये सभी इस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से या एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो ये जो एक और बात और है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब ये कि ये वसा से बना है, फैट्स से बना है। ये ना तो प्रोटीन से बना है, ना ही कार्बोहाइड्रेट से बना है, ये बना है फैट से, इसलिए इसे ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। इससे पहले मैंने उस वाले पार्ट, दूसरा वाला जो पार्ट था, उसमें बताया था मैंने कि थायराइड जो ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है, तो ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है। ये आप जैसे इस जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है, इसको जब अपन इसके खड़ी काटेंगे, तो इस प्रकार इसका यहाँ पे आपको इस तरीके से संरचना दिखाई देगी। जो बीच में वाली जो आपके ब्लू कलर की सी कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको अपन कहते हैं लीडिंग सेल्स, और इन लीडिंग सेल्स से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसे अपन एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। इसी से स्पर्म्स का निर्माण होता है, जिससे एक नई जीव का विकास होता है, और यही आगे जाके निषेचन की क्रिया करता है। ठीक है, यौवनावस्था से पूर्व वृषणों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा देने से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। ठीक है भाई साहब, यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र से पहले ऑपरेशन के थ्रू अगर टेस्टिस को निकाल दिया जाए, वृषण को निकाल दिया जाए, तो व्यक्ति हो जाएगा नपुंसक। ना तो नर रहेगा ना मादा रहेगा, बीच का हो जाएगा वो। यानी उस पुरुष के अंदर पुरुषों वाले लक्षण नहीं होंगे, मादा वाले लक्षण आ जाएंगे। वो जनन सक्षम नहीं होगा, उसके दाढ़ी मूँछ नहीं आएंगी, आवाज़ पतली हो जाएगी, स्किन थोड़ी सी कोमल रहेगी। पुरुष वाले लक्षण नहीं होंगे, कुल मिला के बात ये है उसके अंदर। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है, चौथी हमारी अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय जो होता है वो गर्भाशय महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं, संख्या में 2 होते हैं। ये जो गर्भाशय होता है महिला का, जो यूटेरस होता है, उसके दोनों साइड में ये एक अंडे के समान संरचना होती है। वैसे अंडे के समान तो नहीं होती, जो बादाम होता है ना, बादाम शेप की
इनकी संरचना होती है अंडाशय की। ये जो अंडाशय है, इन अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो निकलता है ग्रेफिन फॉलिकल के द्वारा स्रावित होता है। अब आप कहेंगे ग्रेफिन फॉलिकल क्या है? कि जब अंडाशय को जब इसका खड़ी काट करते हैं, इस तरीके से काटेंगे उसे, तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से, ये ग्रेफिन फॉलिकल है। जब इसको मैं इस तरीके से काटा मैंने, तो यहाँ पर ये है ग्रेफिन फॉलिकल। इसके अंदर जो पिंक कलर की सी जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका एग। ये मादा के अंदर जनन कोशिका है, और ये जो पूरी संरचना है ये है ग्रेफिन फॉलिकल। इस ग्रेफिन फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, निकाला जाता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसे पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन करता है। ऐसे ही महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। महिलाओं के अंदर जो महिला वाले लक्षण दिखाई देते हैं वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। आवाज़ का पतला होना, त्वचा का कोमल होना, शरीर कमज़ोर होना, और ठीक है, सेक्स की इच्छा करना, ये सभी इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो इस हार्मोन के द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे गर्भाशय का विकास होता है, अंडवाहिनी, योनि, क्लाइटोरिस, स्तनों आदि का विकास होता है इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये निकलता है ग्रेफिन फॉलिकल, ध्यान रखना ग्रेफिन फॉलिकल। इसके बाद अगला जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। जब इस अंडाशय से ये एग निकल जाता है, ओवम निकल जाता है, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इस कॉर्पस येलो कलर के जो स्ट्रक्चर है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है महिलाओं के अंदर जो स्तनों का विकास करता है, स्तनों के अंदर जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं उनका विकास करता है। अगला जो हार्मोन आता है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये भी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है ये करता क्या है? ये जन्म में सहायता करता है। जब किसी महिला के गर्भ के अंदर बच्चे का जो विकास है वो पूरा हो जाता है, तो जब उसका बर्थ होता है, तो बर्थ के समय ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये जो श्रोणी वाले कमर के जो नीचे वाला भाग होता है महिला का, उस वाले भाग को जो रिलैक्स कर देता है, ढीला पाड़ देता है, जिससे जो बच्चे का जो जन्म है वो आसानी से हो जाता है। तो ये वाला हार्मोन भी किससे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस वाली वीडियो में बस हमने 4 ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया है। पहले वाली ग्रंथि में हमने बाकी जो ग्रंथियाँ थी उनको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।